Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 3 Interpersonal Counseling. This is Unit 3 of Block 1, Group B, MPCE 023, Interventions in Counseling. फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इंटरपर्सनल काउंसलिंग के बारे में करेंगे. इंटरपर्सनल थेरेपी क्या होती है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स में हमें ये अप्लाई करते हैं हम इसको, और किस तरह से अप्लाई करते हैं. सो इंटरपर्सनल का मतलब होता है दो लोगों के या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एसोसिएशन होता है, उसको जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है उसको इंटरपर्सनल कहते हैं. ये रिलेशनशिप कुछ भी हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है, इंटीमेट रिलेशनशिप होती है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकती है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकती है. ग्रुप रिलेशनशिप भी इसमें इंक्लूडेड है, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स के बीच में जो होती है, मेयर एंड टाउन के बीच में होती है, वो सारी की सारी. इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है इसमें फ्रेंडशिप भी इंक्लूड होती है, और ये लोग जो इस रिलेशनशिप में होते हैं उन पे एक दूसरे के बिहेवियर का असर भी होता है. और क्योंकि ये इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे पे, इसीलिए किसी एक के बिहेवियर चेंज की वजह से पूरा रिलेशनशिप अफेक्ट करता है. सो हम इसको कैसे डील करते हैं वो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं. नेचर ऑफ इंटरपर्सनल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो उन्होंने बताया है कोई भी हेल्दी रिलेशनशिप जो होती है वो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है किसी भी रिलेशनशिप में लव को मेंटेन करने के लिए, और एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिहेवियर को पर्पसफुली मेंटेन करने में भी ये हेल्दी रिलेशनशिप बहुत यूज़फुल है. रिगार्डिंग पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो रिलेशनशिप को फ्लोरिश करने में और ऐसी स्किल सिखाने में एक्सपर्ट होते हैं जो किसी भी पर्सनल रिलेशनशिप का फ्यूचर को और प्रेजेंट कंडीशन को एनहांस करता है. सो पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट एक फ्लोरिशिंग रिलेशनशिप में हेल्प करते हैं. ये इंटर रिलेशनशिप किसी भी तरीके की हो सकती है और ये एक डायनामिक बैलेंस बनाने में हेल्प करती है. नाउ कमिंग टू हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखा जाए तो ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होती है, इंटरपर्सनल एकोमोडेशन एक वो प्रोसेस होता है जहाँ दो लोग एक कम्युनिकेशन का पैटर्न डेवलप करते हैं, और इंटरेक्शन जो होता है वो उनको हेल्प करता है कोई भी गोल अचीव करने के लिए और उनकी नीड्स पूरी करने के लिए, उनकी रिलेशनशिप को सेटिस्फाई बनाने में हेल्प करता है. इंटरपर्सनल थेरेपी जो है ये क्लिनिकल डिप्रेशन, जो नॉन डिल्यूजनल क्लिनिकल डिप्रेशन के केसेस होते हैं मॉडरेट से लेके सीवियर तक, उनको जब वो डायग्नोस हो जाते हैं उनको कैसे डील करना है, और दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको कैसे डील करना है, वो आईपीटी में हम पढ़ते हैं. आईपीटी इज़ इंटरपर्सनल थेरेपी. थ्योरीज़ की बात करें और एम्पिरिकल रिसर्च के बारे में बात करें तो इन्होंने बताया है कि जो गोल होता है थेरेपी का उसमें हम सोशल और इंटरपर्सनल स्किल की डेवलपमेंट में काम करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं ग्रैटिट्यूड और शेयरिंग को अप्रिशिएट करते हैं, सो दैट जो सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप है वो भी पॉजिटिव रिलेशनशिप में बदल जाए. माइंडिंग रिलेशनशिप का मतलब होता है माइंडफुल. ये माइंडफुल थ्योरी ऑफ रिलेशनशिप के बेसिस पे आई है. माइंडिंग का मतलब होता है ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स को दूसरे लोगों से जो हमारा रिलेशनशिप है उस पर कंट्रोल करें. कैसे हम उस सारी रिलेशनशिप को अच्छा बनाएं अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर को मेंटेन करके. 5 कंपोनेंट होते हैं माइंडिंग के. उसमें ये आता है कि हम जानना और सामने वाले को जानना और खुद को जानना, सो दैट हम अपने पार्टनर को अच्छे से समझ सकें. दूसरा होता है कि जो रिलेशनशिप है उस ऐसा बिहेवियर करें जिससे रिलेशनशिप हमारी एनहांस हो, और बेनिफिट ऑफ डाउट दें. यानी अगर बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब होता है कि अगर आपको लगता भी है कि आपका पार्टनर आपसे झूठ बोल रहा है तो भी यू नीड टू शो दैट पार्टनर दैट यू ट्रस्ट दैट पार्टनर. आपको उनको ये दिखाना है कि आप उन पे भरोसा करते हैं, और अगर आप ऐसा सामने वाला आपका पार्टनर अगर आपको बोल रहा है, झूठ भी बोल रहा है, तो भी आप उनको बोलेंगे ठीक है, हम आई ट्रस्ट यू, आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है.
So that is called benefit of doubt. Again, accepting and respecting is very important. Empathy and social skills are very important माइंडिंग में. और एक रेसिप्रोसिटी बनाना बहुत ज़रूरी है. मतलब जो सामने वाला आपसे जैसा बिहेव कर रहा है आप उसको रेसिप्रोकेट करें वैसे ही रेस्पेक्टफुली, सो दैट रिलेशनशिप एनहांस हो. एक्टिव पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सामने वाला आपके लिए फूल ला रहा है तो आपको भी उसके बदले में उनके लिए कुछ अच्छा करना होगा. इट इज़ लाइक दैट. कंटिन्यूटी इन माइंडिंग यानी कि परसिस्टिंग इन माइंडफुलनेस. आप हमेशा हर एक मोमेंट को जिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय करें. नेक्स्ट इज लव. लव क्या है? ये किसी भी ह्यूमन रिलेशनशिप में को डेप्थ देता है. और जो लोग एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और लोग एक दूसरे के बारे में जब एक्सपेंसिवली सोचने लगते हैं, बहुत डिटेल में सोचने लगते हैं और ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो लव है उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट पैशन और फिजिकल अट्रैक्शन. फिजिकल अट्रैक्शन होता है लव में. इंटीमेसी होती है यानी कि फीलिंग्स ऑफ क्लोजनेस, जहाँ आप अपने बारे में सब कुछ शेयर करते हैं. एंड थर्ड चीज़ इज़ कमिटमेंट. कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका साथ नहीं छोड़ना. कमिट करना उसकी खुशी के लिए, अपनी खुशी के लिए, और डिसीजन लेना, इंटीमेट रिलेशन और सस्टेन करना रिलेशनशिप को. ये उनके 3 कंपोनेंट थे जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में दिए थे रिगार्डिंग लव. तो ये 3 कंपोनेंट बहुत ज़रूरी हैं इसके लिए. और फिर आगे अगर हम चले तो न्यूरोबायोलॉजी के बारे में बात किया है. न्यूरोबायोलॉजी मतलब कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन पे असर पड़ता है रिलेशनशिप का. हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हम किस लोगों से हमारा अटैचमेंट कैसा है और कैसे ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे ब्रेन के मैच्योरेशन में. यानी कि बच्चों पे इस चीज़ का बहुत असर होता है, सोशल एनवायरनमेंट एंड अटैचमेंट का. और इसीलिए इन्फेंट अटैचमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं जहाँ वो अपनी माँ से बड़ा कनेक्टेड होता है. Now coming to the topic interpersonal counseling, which is the IPC, and this is very important. You can see this red mark over here. Now regarding this interpersonal counseling जो होती है ये interpersonal therapy से ही ड्राइव हुई है, लेकिन ये थोड़ी शॉर्टर पीरियड की होती है. काउंसलिंग थेरेपी लंबे टाइम की होती है. जो पेशेंट है जब डिस्ट्रेस में होता है यानी दुखी होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है और उसके सिम्टम जो होते हैं वो उसकी प्रेजेंट लाइफ में जो हो रहा है उसकी वजह से होते हैं, और कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है उसको और मेडिकल कंडीशन नहीं है, या फिर साइकोसोशल ट्रीटमेंट के बारे में हम इसको ट्रीट कर सकते हैं इसमें. तो ये वाली कंडीशन अगर है, डिस्ट्रेस में है और प्रेजेंट लाइफ की वजह से कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, मेडिकल कंडीशन नहीं है, तो हम IPC दे सकते हैं, मतलब इंटरपर्सनल काउंसलिंग दे सकते हैं. इंटरपर्सनल थेरेपी की बात करें तो इसमें 12 से 16 सेशंस होते हैं. 50 से 60 मिनट का एक सेशन होता है. और जो ट्रीटमेंट है वो जनरली डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब का होता है. IPC की बात करें तो ये 6 सेशंस होते हैं. इसके आधे घंटे से ज़्यादा का एक सेशन नहीं होता. इंटरपर्सनल काउंसलिंग का जो फ्रेमवर्क होता है, ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को जब हम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है किसी को. उसके 3 कंपोनेंट होते हैं. सिम्टम फॉर्मेशन, जिसमें सोमैटिक साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे जैसे कि फटीग, स्लीप डिस्टर्बेंस, हेडेक. सोशल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस में आपको गड़बड़ दिखाई देगी उसकी. और तीसरी पर्सनैलिटी. जो पर्सनालिटी होंगे वो एंड्योरिंग ट्रेट होंगे, मतलब कंसिस्टेंट ट्रेट आपको दिखाई देगा जिसमें डिस्ट्रेस नज़र आएगा. उसका बिहेवियर में भी आपको चेंज नज़र आएगा जो सिम्टोमेटिक होगा. ना गोल क्या होता है इंटरपर्सनल काउंसलिंग का? हमारा गोल होता है कि उसके साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं उसको हमें रिड्यूस करना है, उसके मॉरल को बढ़ाना है, वापस लाना है, उसके सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करना है, और उसके जो पेशेंट की सोशल एडजस्टमेंट और इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उनको भी इम्प्रूव करवाना है. ये IPC का गोल होता है. ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं. नाउ कमिंग टू इंटरपर्सनल थेरेपी और इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी क्या होता है. इंटरपर्सनल थेरेपी की बात करें तो ये जैसे पीछे हमने पढ़ा है 12 से 16 इसके सेशंस होते हैं. ये फोकस करता है कॉन्टेक्स्ट में, इंटरपर्सनल स्किल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है. इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी की बात करें तो ये बिलीव करता है कि इंटरपर्सनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में. यानी हम लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसकी
वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी लाइफ में। जो थेरेपी है वो एम्फसाइज करती है कि हम इंट्रा साइकिक प्रोसेस को ना देख के इंटरपर्सनल प्रोसेसेस पे ध्यान दें। इस काउंसलिंग और थेरेपी दोनों में ही हम वर्क करते हैं क्लाइंट के इश्यूज के साथ, जैसे कि उसको डिप्रेशन हो गया या कोई और डिसऑर्डर हो गया है जिसके सिम्टम्स बन रहे हैं या उसकी सोशल लाइफ की सोशल फंक्शनिंग पे अफेक्ट कर रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और जो सोशल फंक्शन है वो अफेक्ट करता है इनका एक्सपीरियंस ऑफ ग्रीफ होगा, इनका आर्ग्यूमेंट बहुत करेंगे, ये इनका ट्रांजिशन के जो रोल है उसमें इनको दिक्कत आती है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है। इन सब केसेस में हम ये IPC भी देते हैं एंड IPT भी देते हैं। तो IPT की बारे में बात करें तो ये फोकस करता है प्रेजेंट पे और ये इम्प्रूव करता है क्लाइंट के फ्यूचर को, सो दैट वो उसकी अवेयरनेस हो, उसको ये पता चले कि प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है और उसकी जो कोपिंग स्किल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाए, सो दैट जब भी उसके साथ ऐसी कोई इशू आए तो वो अपने आप कोप अप कर सके, बार बार उसको इन थेरेपीज का सहारा ना लेना पड़े। ये प्रोसीड सेवरल स्टेजेस में प्रोसीड करता है। इनिशियल स्टेजेस जो होती हैं, जो हमारा गोल होता है वो होता है डायग्नोसिस, और पूरी जितने भी टेस्ट हमें करना है वो करना है, जिसको हम बोलते हैं रिक्विजिट इन्वेंट्रीज का मतलब क्वेश्चनेयर वगैरह हो गया, जो भी आप टेस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। फिर पेशेंट की मेजर प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई करना और ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो फिर हमें साइन कराने होते हैं जो पेशेंट होता है उसका। इंटरपर्सनल काउंसलिंग और थेरेपी जो होती है ये शॉर्ट टर्म सपोर्टिव साइकोथेरेपी मानी जाती है, जो फोकस करती है इंटरैक्शन बिटवीन पीपल कैसे रहेगा और डेवलपमेंट पर्सनल साइकेट्रिक सिम्टम्स का, अगर डेवलपमेंट है तो हम उस पर एक्ट करते हैं। गोल ऑफ इंटरपर्सनल साइकोथेरेपी की बात करें, यानी कि इसको साइकोथेरेपी या फिर थेरेपी भी बोल सकते हैं, जो एम होता है वो पर्सन का इंटरपर्सनल बिहेवियर चेंज करना होता है, सो दैट वो करंट इंटरपर्सनल रोल्स और सिचुएशंस को अडेप्ट कर सके। मतलब उन सिचुएशन जो अभी सिचुएशन उसकी चल रही है, लोगों के साथ जो बिहेवियर है उसमें वो अपने आप को ढाल सके अच्छे से। ये एम्फेसाइज करता है किस तरह से पर्सन अपने करंट रिलेशनशिप को ध्यान दे उस पर, और सोशल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि क्या कैसे सिम्टम्स जो हैं वो कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, और क्या सिम्टम्स के रीज़न क्या है, उसको हम एक्सप्लोर करते हैं। गोल होता है कि जल्दी से सिम्टम को ख़त्म करना और सोशल एडजस्टमेंट को इम्प्रूव करना। जो बाय प्रोडक्ट होता है ये IPT जो है ट्रीटमेंट का, इसका बाय प्रोडक्ट ये होता है कि सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप मिल जाती है उस क्लाइंट को ट्रीटमेंट के बाद। ये बहुत सारे लोगों के ऊपर हम करते हैं, जैसे कि एल्डरली लोगों के पे करते हैं, HIV का पेशेंट है उसके ऊपर भी हम करते हैं। कपल थेरेपी भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मैरिटल डिस्प्यूट्स होते हैं। फिर कुछ बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि सब्सटेंस अब्यूज़, बुलीमिया, डिप्रेस्ड प्रेग्नेंट विमेन हो गई, पीपल सफरिंग फ्रॉम प्रोट्रैक्टेड बिहेवियरमेंट, उसमें होते हैं। कमिंग टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है और किन एरियाज में हमें ये लगाना है। जैसे कि हमने बताया, ये जो थेरेपी है ये अडेप्ट की गई है उन बच्चों के ऐसे एडोलेसेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जो डिप्रेशन में है। और ये जो कॉमन जो टीनेजर्स होते हैं उनका डिप्रेशन क्या होती है, सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर सपोज वो बोर्डिंग स्कूल में चले गए, या फिर उनके रोमांटिक रिलेशनशिप के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, या इनिशियल एक्सपीरियंस किसी रिलेटिव की डेथ या किसी फ्रेंड की डेथ को फेस कर लिया तो उनको डिप्रेशन होता है। तो इस ऐसी सिचुएशन में हम इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ करते हैं। जो एडोलेसेंट्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडेप्टिव मेथड्स को लर्न कर सकते हैं, सो दैट वो डील कर सकें इंटरपर्सनल इश्यूज़ जो जिस टाइम इश्यूज़ इंटरपर्सनल इश्यूज़ को वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि उनको डिप्रेशन कब होता है और किस वजह से होता है। ये जो थेरेपी होती है ये 12 से 16 वीक की होती है, और जो ट्रीटमेंट है उसमें प्राइमरीली हम इंडिविजुअल सेशंस भी लेते हैं, पेरेंट्स के साथ भी लेते हैं, सो दैट हम पेरेंट्स से बच्चे की इनिशियल स्टेजेस भी जान सके और पूरी पास्ट हिस्ट्री भी जान सके कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, रिलेशनशिप को हम एड्रेस कर सके, और कैसे पेरेंट्स सपोर्ट कर सकते हैं एडोलेसेंट को, वो भी हम बता सकते हैं। जो टेक्निक्स होती हैं IPT की, वो 4 बेसिक इंटरपर्सनल प्रॉब्लम एरियाज़ पे ज़्यादा ध्यान देती है। अनरिजॉल्व ग्रीफ, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं,
फिर रोल ट्रांजिशन, इंटरपर्सनल रोल डिस्प्यूट्स, जैसे मैरिटल डिस्प्यूट हो गया, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स यानी कि डेफिशिएंसी हो गई। अर्ली सेशंस जो होते हैं थेरेपी के, उसमें क्लाइंट अटेम्प्ट करता है 4 प्रॉब्लम्स। हम क्या करते हैं, जब क्लाइंट से इंटरव्यू करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं इन चारों में से कौन से प्रॉब्लम एरिया में उसकी प्रॉब्लम लाई करती है, और फिर हम उसको हेल्प उसी हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। फर्स्ट हम केस देखेंगे जो 4 प्रॉब्लम एरियाज में से पहला है अनरिजॉल्व ग्रीफ, यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमारे किसी पर्सन एक्सपीरियंस करता है कुछ सिम्टम, जैसे कि सैडनेस, डिसरप्टेड स्लीप और डिफ़िकल्टी फंक्शनिंग, और ये 2 से लेकर 4 महीने तक अगर ऐसा हो रहा है तो ये अनरिजॉल्व ग्रीफ होता है। और उसमें कभी कभी होता है डिलेड, मतलब कि किसी की अगर डेथ हो गई तो इंसान ना उसको रोता नहीं है उस वक्त, वो अंदर दबा के रखता है, या कोई ऐसा सदमा लगा है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया जो वो किसी से शेयर नहीं करता और अंदर रखे रहता है। तो जब ये दर्द बहुत अंदर रह जाता है तो इंसान अपनी नॉर्मल एक्टिविटी से डिटैच हो जाता है, उसके नॉन इमोशनल सिम्टम्स हमें दिखते हैं। और उससे नॉन इमोशनल सिम्टम्स तो होते हैं, सेकेंडली वो उसके फिजिकल सिम्टम्स ज़्यादा दिखाई देते हैं, लाइक वेट लॉस, बात नहीं करना ठीक से, सही से सोना, उठना बैठना नहीं, कोई एक्टिविटी ढंग से नहीं करना, किसी चीज़ में मन ना लगना जिसमें पहले लगता था। तो ये अनरिजॉल्व ग्रीफ कैटेगरी में आता है। तो प्राइमरी इश्यूज जो ट्रीटमेंट का गोल होता है वो होता है उसको रुलाना, मॉर्निंग प्रोसेस मतलब रुलाना, उसको रुलाना पड़ेगा पेशेंट को हमें किसी भी तरह से। और जब ये सक्सेसफुल थेरेपी का सिम्टम होगा, साइन होगा अगर हमने उसको रुला दिया, और ये हेल्प करेगा क्लाइंट को फिर से इंटरेस्ट रीस्टैब्लिश करने में और रिलेशनशिप को फिर से जो खाली बना है उसको बढ़ने में। रोल डिस्प्यूट्स आते हैं जब क्लाइंट या दूसरा जो पर्सन है, सिग्निफिकेंट पर्सन है, उसके साथ उसके रिलेशंस अच्छे नहीं होते या लड़ाई झगड़े बढ़ रहे होते हैं, ये एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं रिलेशनशिप में और पूरी एक भी नहीं करता दोनों में से, तो तब ये रोल डिस्प्यूट्स आते हैं। इसमें जो काउंसलर है वो फोकस करता है कि डिस्प्यूट आया कहाँ से और कौन से ऐसे डिस्प्यूट है जो बार बार होते हैं, बार बार लड़ाई झगड़ा किस टॉपिक पे होता है, और थोड़ा सा भी अगर इम्प्रूवमेंट का हमें स्कोप दिखाई देता है तो हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और क्लाइंट को हेल्प करते हैं ये आइडेंटिफाई करने के लिए और प्लान ऑफ एक्शन तैयार करने के लिए कि कैसे वो अनसेटिस्फाइंग पैटर्न को ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशंस को रीअसेस कर सकते हैं दोनों जने। और जो थेरेपिस्ट है वो डायरेक्ट करेगा क्लाइंट को कि कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो डिफ़िकल्टीज़ को का रिजोल्यूशन अपने आप से नहीं देगा काउंसलर, ये क्लाइंट को खुद ढूंढना है कि कैसे उसको हैंडल करना है। हम सिर्फ उनको बताएंगे कि कैसे क्या किस वे में उस सोल्यूशन को लेके आगे जाना है। और ऐसे कोई रिलेशनशिप जिसमें हमें लग रहा है कि कोई स्कोप नहीं है, उनको हमें बिल्कुल भी गलत होप्स नहीं देनी है। नेक्स्ट है रोल ट्रांजिशंस में कभी कभी क्या होता है कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक किसी की मैरिज हो जाती है, नई फैमिली में सेटल होने के लिए जाता है, या किसी का बेबी हो जाता है, तो उसकी जो पूरी पार्टी वाली लाइफ होती है वो घर के अंदर सिमट के रह जाती है एक बेबी का केयर करने के लिए। तो जब ऐसे रोल्स चेंज हो जाते हैं या जॉब छूट जाता है, घर पे रहना पड़ता है, या घर से मजबूरन जॉब करना पड़ जाता है जो बिल्कुल इच्छा नहीं है करने की, तो जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जो क्लिनिकली डिप्रेस हैं वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको लॉस की फीलिंग आती है कि भाई हमारे लाइफ से बहुत कुछ चला गया है। और ऐसी सिचुएशन में थेरेपिस्ट क्या करता है कि वो क्लाइंट को बोलता है कि वो पुराना जो अपना लाइफ जी रहे थे उसको गिव अप कर जाएं पहले तो, और जो गिल्ट की फीलिंग है उसको छोड़ दें, गुस्से की फीलिंग को छोड़ दें, और ये जो भी गुस्सा है और जो लॉस की फीलिंग आती है वो एक्सप्रेस करें, सो दैट वो नई स्किल एक्वायर कर सके जब पुरानी चीज़ें निकाल देंगे अंदर से, और नया अपना नेटवर्क और न्यू रोल को अच्छे से हैंडल करना सीखे। इंटरपर्सनल डेफिसिट की बात करें तो इसमें बताया है जब क्लाइंट के पास अनसपोर्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है, यानी ऐसे मेंबर होते हैं रिलेशनशिप में जो उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, और इंटीमेट रिलेशनशिप उसकी कभी किसी से बनती ही नहीं है एडल्ट होने के बाद भी, और सेंस ऑफ इनएडिक्वेसी रहता है, या लैक ऑफ सेल्फ असर्शन दिखता है, या उसको गिल्ट फील होता है अपने एंगर को एक्सप्रेस करने के बाद। तो ये वाली चीज़ें अगर दिखती है तो ये इंटरपर्सनल डेफिसिट में आता है। और क्लाइंट की जो हिस्ट्री है
सोशल आइसोलेशन की, ये हम जनरली देखते हैं कि कैसे आई है ये, और थेरेपी से हम इमोशनल डिस्टर्बेंसेस को दूर करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रीटमेंट का गोल होता है वो रिड्यूस करना होता है सोशल आइसोलेशन को, और फोकस करते हैं हम करंट रिलेशनशिप्स के ऊपर। जो एरिया होता है फोकस का वो होता है क्लाइंट का पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर, और प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसे काउंसलर के साथ उसके अच्छे हों और किस तरह से वो नए रिलेशनशिप बना सकता है। नाउ कमिंग टू स्ट्रक्चर और मॉडल ऑफ इंटरपर्सनल काउंसलिंग, इसका जो भी जॉर्ज लेविंगर ने ये स्ट्रक्चर बताया था, या मॉडल बताया था कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है, कैसे रिलेशनशिप्स आगे बढ़ती हैं, हम किसी के साथ कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो मॉडल है फर्स्ट कहता है एक्विटेंसेस, हम किसी के साथ एक्विटेंस में रहते हैं, यानी कि हाय हेलो करना, हाउ आर यू, बस इतना बोलना, दैट इज़ ऑल, और आप ना उसके बारे में डिटेल जानते हैं ना वो आपके बारे में कोई डिटेल जानता है। फिर ये जो ये एक्विटेंस की रिलेशनशिप है, फिर वो फिजिकल प्रॉक्सिमिटी में आती है, यानी कि आप आमने सामने बैठते हैं, बात करते हैं, फर्स्ट इंप्रेशंस की वजह से होता है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आप एक्विटेंस बनते हैं। दो लोग या तो हम आगे बढ़ाते हैं इसी चीज़ को, कंटिन्यू करते हैं इस इंटरेक्शन को और नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं, या फिर वो एक्विटेंस ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी भर, आगे एक दूसरे को जाने की कोशिश नहीं करते। बिल्डअप होता है जब, ये सेकंड स्टेज है एक्विटेंस के बाद की, जब लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करना सीखने लगते हैं, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते, एक दूसरे की केयर करने लगते हैं, और उनको इंटीमेसी चाहिए होती है, और वो कंपैटिबल अगर अपने आप को फील करते हैं, और तो ये, और उनका बैकग्राउंड अगर मैच करने लगता है, जिस तरह की फैमिली बैकग्राउंड्स है, कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, तो ये नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वहीं से डिसकंटिन्यू होने लगते हैं। कंटिन्यूएशन जब होता है तो ये म्यूचुअल वे होता है कमिटमेंट का, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप का, या फिर मैरिज का। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम लंबे टाइम तक एक साथ रहेंगे और स्टेबल पीरियड तक रहते हैं, और इसमें कंटिन्यूड ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, और काफ़ी टाइम तक के लिए होता है। म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे। डिटीरियोरेशन, सारे रिलेशनशिप हमेशा कंटिन्यूस नहीं हो सकते, कुछ लोग डिटीरियोरेट हो जाते हैं कुछ के रिलेशनशिप, और साइन क्या होते हैं डिटीरियोरेशन के, दे बिकम बोर, उन्हें रिसेंटमेंट होता है, डिससेटिस्फैक्शन होता है, और ये आपस में बहुत कम बात करते हैं, और एक दूसरे से सेल्फ डिस्क्लोजर को बंद कर देते हैं। सेल्फ डिस्क्लोजर मतलब अपने बारे में बातें बताना बंद कर देते हैं, और फिर ट्रस्ट खत्म हो जाता है एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे पर ऐसा लगता है कि इसने हमें धोखा दिया है, इस तरह की भावनाएं आने लगती हैं। सो जब इस तरह का हो तो यानी कि ये रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होना शुरू हो गई है, और या तो इसको रिजॉल्व किया जाए, या फिर इसको ट्रस्ट को रीस्टैब्लिश किया जाए, या फिर ख़त्म कर दिया जाए सब कुछ। लास्ट होता है टर्मिनेशन, मतलब जहाँ पे ये सब मेंटेन नहीं कर पाते, तो ये फाइनल स्टेज होती है जब ये रिलेशनशिप को टर्मिनेट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। नाउ कमिंग टू फैक्टर्स अफेक्टिंग IPC, इंटरपर्सनल काउंसलिंग को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है इंटरपर्सनल काउंसलिंग का, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है क्लाइंट की पर्सनालिटी पे, और हम फोकस करते हैं क्लाइंट के इमोशन के ऊपर। हम क्लाइंट का ट्रीटमेंट के लिए जो रेजिस्टेंट है कि कौन किस चीज़ के ऊपर वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हो, उस पर हम ध्यान देते हैं। हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट के रिलेशनशिप और एक्सपीरियंस का पैटर्न कैसा है, हम उसके डिटेल पास्ट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। हम एम्फेसाइज करते हैं क्लाइंट की करंट इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। फिर हम एक्सप्लोर करते हैं क्लाइंट का रिलेशनशिप कैसा है, क्लाइंट काउंसलर का रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हैं कि कितना क्लाइंट हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है। फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट की विशेज़ और फैंटेसीज क्या हैं। जब हम ये चीज़ कर पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तभी हम आगे IPC को बढ़ा पाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर इंटरपर्सनल काउंसलिंग फॉर काउंसलर, कौन से फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना है, एक काउंसलर का क्या रोल है जब IPC करता है। स्टैब्लिश रैपोर्ट, हमें रैपोर्ट बनाना होगा, हमें रूल आउट करना होगा फिजिकल इलनेस को, यानी कि हमें देखना पड़ेगा ये ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी की वजह से इसको ये सिम्टम्स है। फिर हमें पता लगाना पड़ेगा कोई साइकेट्रिक डायग्नोसिस तो नहीं है अभी, और हमें फिर IPC जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसको पॉसिबल रिलेशनशिप जो पेशेंट के सिम्टम होते हैं डिस्ट्रेस के और करंट लाइफ स्ट्रेस के, वो हम पता करेंगे कि कौन से हैं। फिर हम एक्सप्लोर करेंगे पेशेंट का करंट इंटरपर्सनल एंड सोशल सिचुएशन कैसी है। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे पेशेंट का स्पेसिफिक करंट स्ट्रेस एरिया कौन सा है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है अभी के सिम्टम्स में। फिर हम पेशेंट को हेल्प करेंगे डील करने के लिए पॉजिटिवली हर एक स्ट्रेस एरियाज को।
फिर हम उसको होमवर्क देंगे, असाइनमेंट्स देंगे, जिससे वो आगे का कुछ प्रोसेस, कुछ चेंजेस के लिए जो जिस एरिया पे हमें काम करवाना है उसके ऊपर असाइनमेंट देंगे, और फिर उसको चेक भी करेंगे अगले दिन, और फिर जब ये हो जाएगा तो आईपीसी टर्मिनेट हो जाएगी। स्टेजेस जो इंटरपर्सनल काउंसलिंग की है वो जो है वो ये बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें रेड मार्क है। जो ब्रीफ ट्रीटमेंट है वो 6 सेशंस का होता है, आधे घंटे का होता है जैसे, और हमारा जो फोकस होता है वो असेसमेंट में होता है, एजुकेशन होता है इंटरेक्शन के ऊपर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर हम एजुकेट करते हैं, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स देखते हैं, आइडेंटिफाई करंट स्ट्रेस एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं, देन हेल्प करते हैं पेशेंट को डील करने के लिए पॉजिटिवली, एंड टर्मिनेट कर देते हैं। ये वाली चीज़ वही है जो यहाँ ऊपर दी हुई है, तो अगर आप स्टेजेस में ये भी लिखे आएंगे तो इट्स नॉट रॉन्ग ना। अब ये अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे इन्होंने डिटेल में दिया है, वो 3 मार्कर में चलेगा, लेकिन अगर 10 मार्कर का आता है तो आपको ये पूरा पैराग्राफ लिख के आना पड़ेगा। सो फर्स्ट इन्होंने बताया ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। तो जब फर्स्ट विजिट होती है, जो ये सबसे लंबा सेशन जाता है, इसमें हम क्लाइंट की सूटेबिलिटी देखते हैं कि वो आईपीसी के लिए सूटेबल है कि नहीं है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसका मेजर डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई साइकोटिक या फिर सुसाइडल टेंडेंसी तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ें दिख रही हैं तो ये सूटेबल नहीं है आईपीसी के लिए। अब हमें जब स्टैब्लिश करना है डायग्नोसिस, तो काउंसलर को पूछना पड़ेगा क्लाइंट से कि रीसेंट चेंजेस उसकी लाइफ में क्या आए हैं, उसका मूड कैसा है, सोशल फंक्शनिंग कैसी है, वो कैसे लाइफ सर्कमस्टेंसेस कैसे है, वो सब हमें एक्सप्लोर करना होगा। जब काउंसलर ये कर लेगा तो एक एक्सप्लिसिट ट्रीटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है हमें क्लाइंट के लिए, यानी हम काउंसलिंग करने से पहले हमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना होगा, जहाँ पे हम ये लिखेंगे, एम्फेसाइज इस पे करेंगे कि कोई साइकेट्रिक मोटिव नहीं है इंटरवेंशन का, यानी हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम उसे और टेंशन में डालेंगे। इसके जो लाइफ के स्ट्रेसेस हैं उनको दूर करने की, क्लाइंट की जो फीलिंग्स है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके स्ट्रेस पे, उसको हम रिड्यूस करने के काम करें, हम उस पर फोकस करेंगे। ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये डाला जाएगा। 6 सेशंस का होगा, जो 30 मिनट्स के एज से हर एक सेशन होगा। हम इसका बेनिफिट क्या होगा कि सिम्टम्स रिड्यूस हो जाएंगे, जिससे वो बेटर वे में कोप कर पाएगा, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में लिखेंगे। एंड 4th पॉइंट हम लिखेंगे कि ये यूजुअल मेडिकल केयर के साथ साथ होगा, यानी ये नहीं कि वो दवाई खाना छोड़ दे क्योंकि उसकी आईपीसी चल रही है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। द पेशेंट हैज़ टू टेक मेडिसिन। और जब विजिट के एंड में काउंसलर जो है क्लाइंट को होमवर्क भी देगा लाइव इवेंट्स के ऊपर, और उसको अगले विजिट में आके बताना होगा। सेकेंड विजिट जो होता है वो हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम एरियाज़ को देखते हैं। हम ये देखते हैं उसका जो सिम्टम्स है वो कब शुरू हुए, कितनी देर तक रहते हैं, उसके करंट लाइफ सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, उसके क्लोज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसे हैं, रीसेंट चेंजेस उसकी लाइफ में क्या आए हैं। ये सब बताने के बाद जो काउंसलर है वो असिस्ट करेगा क्लाइंट को ये कि पर्सन्स जो हैं उसकी लाइफ के, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ क्या डिफ़िकल्टीज़ है ये बताना है, प्रॉब्लम्स कैसे एक्सपीरियंस करता है, और रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से वो सेटिस्फैक्ट्री बनाना चाहता है। देन विजिट 3 to 5, 3rd, 4th, 5th 3 विजिट्स में हमें क्या करना है। जो काउंसलर है वो वर्क करेगा क्लाइंट के ऊपर कि वो कैसे स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करेगा। उसका ग्रीफ या जो लॉस है हम उसको हेल्प करेंगे इंटरेस्ट स्टैब्लिश करने में पेशेंट का दोबारा, और जो भी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है उनको कैसे, वो अगर कोई डिजीज़ है तो वो वापस तो ला नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा कि हमें कोई और नया रिलेशनशिप उसके लिए सेट करवाना होगा। और उसकी सर्कमस्टेंसेस और इलनेस या फिर डेथ की वजह से कोई रिलेशनशिप टूट गई है तो उसको कैसे हैंडल करना है पर्टिकुलरली हमें वो देखना होगा। पुरानी फोटोग्राफ्स देख के हमसे उनसे डिस्कस करना होगा, उनके पुराने फ्रेंड्स के बारे में सब्सिक्वेंट सेशंस में डिस्कस कर सकते हैं। हम उसको एनकरेज करेंगे कि वो न्यू सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और उसको न्यू रोल प्ले करने के लिए हेल्प करेंगे। अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, लो रिस्ट्रिक्टेड मैनर में रखे, और जो भी ग्रीफ है उसको छोड़ दे और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को ले, एनकरेज करेंगे उसको कि नई चीज़ें सीखे वो, और सेल्फ एस्टीम उसका रिस्टोर करने में हेल्प करेंगे हम, और सोशल सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करवाएंगे। टर्मिनेशन होगा, फिर टर्मिनेशन 6th विजिट में होता है।
ये 5th सेशन के 2 हफ्ते के बाद हम टर्मिनेशन करते हैं, मतलब 2 वीक्स तक हम उसे डील करने देते हैं क्लाइंट को। उसके बाद 2 वीक्स के बाद 6th सेशन होता है, जो क्लाइंट कैसा फील कर रहा है, उसने क्या अचीव किया है, उसको कैसा सेशंस के बाद उसने क्या चेंजेस देखे हैं, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और जो जो हमने पूरे सेशंस में किया वो हम क्लाइंट को बताएंगे और उसकी प्रोग्रेस जानेंगे। ये सारी चीज़ें टर्मिनेशन के टाइम पे होगी। और फिर इस तरह से क्लाइंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उसको कोप अप करनी है आगे की सिचुएशंस। कभी कभी क्लाइंट जो होता है वो बहुत कंसर्न्ड होता है टर्मिनेशन के ऊपर ही। क्लाइंट डजंट वांट कि उसका ये सेशंस जो है वो टर्मिनेट हो जाएं, तो हमें उसको हम एक और सेशन दे सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं। और उसको क्लाइंट को अच्छे से उस एरियाज़ में, जिस एरिया में उसको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें हम हेल्प करेंगे। कभी कभी रिलैप्स होने के बारे में भी बात करना होगा हमें क्लाइंट के साथ। कभी कभी वापस आ जाती है प्रॉब्लम, तो वो उसका जो इमोशंस है उसको कैसे ठीक करना है और कैसे उसको ये चीज़ें हैंडल करना है वो सब बताएंगे। काउंसलिंग टेक्निक्स के बारे में बात करें तो इंटरपर्सनल काउंसलिंग जो है ये साइकोडायनामिक थेरेपी का ही पार्ट है एक। और ये साइको एनालिटिक थ्योरी जो फ्रूड की थी, जो एम्फेसाइज करते हैं अनकॉन्शियस एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस के, उसी पे बेस्ड है ये। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी? जो इंटरपर्सनल काउंसलिंग है ये उन पेशेंट्स को हेल्प करती है जिन्हें मास्टर करना है, अपने डिप्रेसिव सिम्टम्स को हटाना है और इंटर रिलेशनशिप जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल करना है, और अपनी ये चीज़ों नेगेटिव एटीट्यूड के ऊपर पॉजिटिव की हैबिट डालनी है। जो थेरेपी है वो फोकस करती है नॉन डायरेक्टिव वे में, और करंट पे ज़्यादा फोकस करती है रादर पास्ट पे, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स पे फोकस करती है। तो काउंसलर जो है वो 3 क्वेश्चंस पूछता है कि क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है वो वाकई इसी चीज़ से ठीक होगी और साइकोलॉजिकल थेरेपी से ही ठीक होगी। दूसरा, जो क्लाइंट है वो बेनिफिट होगा और रेडी है क्या, और मोटिवेटेड है साइकोलॉजिकल थेरेपी के लिए। एंड थर्ड, हम क्वेश्चन अपने से करेंगे कि क्या वो साइकोलॉजिकल अप्रोच के लिए, आईपीसी के लिए सुटेबल है। सो इसमें हम ये देखते हैं तो क्लाइंट का मोटिवेशन क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और सक्सेसफुल आउटकम्स के लिए वो कितना तैयार है। मोटिवेशन जो है एक डायनामिक चीज़ होती है जो वेरी करता है कि सक्सेस और डिसअपॉइंटमेंट से। तो अप्रोप्रिएट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर हम रखेंगे, अप्रोप्रिएट मतलब जो वाकई लागू की जा सकती है। अगर सपोज किसी को मैरिज करना है, वो बोलेगा मुझे कैटरीना कैफ से मैरिज करना है, तो दिस इज़ नॉट रियलिस्टिक थिंग। सो और अप्रोप्रिएट कितना है वो भी हमें देखना पड़ेगा एज के हिसाब से। तो हमें ये देखना है कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, रियलिस्टिक है कि नहीं है, और उसकी जो एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके बेसिस पे फिर हम ट्रीटमेंट देते हैं। और उसकी क्लाइंट की एबिलिटी पे डिपेंड करता है वो कितना इंट्रोस्पेक्ट कर पा रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव कितना है, और रियलिटी ओरिएंटेड कितना है। मतलब कि सेल्फ रिफ्लेक्टिव मतलब वो क्या जो करता है वो खुद का चेक करता है कि उसने जो किया वो कितना सही किया और कितना गलत किया। इंट्रोस्पेक्टिव भी वही सेम चीज़ होती है कि वो कितना खुद को देख रहा है, खुद पे वॉच कर रहा है खुद की एक्टिविटीज़ पे। और रियलिटी ओरिएंटेड है मतलब कि सच्चाई से कितना सामना कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कुछ मनगढ़ंती सोचता है और सोचता है कि ये चीज़ें हो जाएंगी और वैसे नहीं होता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आईपीसी कितनी सक्सेसफुल होगी। आईपीसी की अप्रोच होती है कुछ लाइफ इवेंट्स के ऊपर, सोशल एनवायरनमेंट जो उसके मूड को अफेक्ट करता है, और जो मूड है वो भी सोशल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है, इंटरपर्सनल फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना पड़ता है। जो ट्रीटमेंट है इंटरपर्सनल थेरेपी का वो उन लोगों पे ज़्यादा की जाती है जिनको डिप्रेशन है। और डिप्रेशन क्यों हुआ है? डिप्रेशन हुआ है सोशल और इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट की वजह से हुआ है, और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं सो दैट वो आगे ना हो। तो फर्स्ट सेशन जो होता है साइकेट्रिक हिस्ट्री जाननी है हमें क्लाइंट की, कि सोशल फंक्शनिंग और करंट क्लोज रिलेशनशिप की वजह से उस पर क्या असर पड़ा है, उसका पैटर्न क्या है, और म्यूचुअल एक्सपेक्टेशंस क्या क्या है। फिर जब हम रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं जो अभी आए हैं, उससे पहले उसकी रिलेशनशिप कैसी थी वो हमें क्लैरिफाई करना होगा। डेथ ऑफ लव्ड वन के बारे में, चाइल्ड लिविंग होम, ये वाले कंडीशंस, और मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सारी चीज़ें आईपीसी से हम डील कर सकते हैं। कभी कभी हमें ड्रग थेरेपी का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी कि दवाइयाँ देनी पड़ती है जब डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि डिप्रेशन, डिस्थीमिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये हम पढ़ेंगे बाकी के बुक्स में। तो इंटरपर्सनल थेरेपी मॉडल जो होता है ये डेवलप करता है कि ट्रीटमेंट का जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है उसको हम कैसे मॉडिफाई करेंगे मेंटल डिसऑर्डर के साथ साथ।
और हमें कॉज जानने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉज पे ध्यान नहीं देते, हम बस इस पे ध्यान देते हैं कि हम कैसे उसको ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, उसको ज़्यादा ठीक करवा सकते हैं। इसका जो फ्रेमवर्क होता है क्लिनिकल डिप्रेशन के केस में, वो 3 कंपोनेंट देखे जाते हैं: डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम, देन बायोलॉजिकल, जेनेटिक एंड साइकोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं। जो ये जो सिम्टम आते हैं इसके सिम्टम्स इन 3 वजह से आ सकते हैं। बायोलॉजिकल मतलब पैदाइशी, जेनेटिक जीन्स में, और साइकोडायनामिक मतलब कुछ बचपन में कुछ ऐसी चीज़ हुई है। सोशल इंटरेक्शन भी एक कारण हो सकता है डिप्रेशन का, और पूरी लाइफ लॉन्ग में जो भी उसके साथ लोगों ने किया है, और उसकी खुद की पर्सनैलिटी, मतलब 3 चीज़ें हो गई, एक जेनेटिक हो गया, एक पर्सनैलिटी हो गई, और एक सोशल इंटरेक्शन हो गया। ये 3 फैक्टर्स हैं जो क्लिनिकल डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा असर डालते हैं। तो कुछ लोगों को तो असर ही नहीं पड़ता, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन कुछ लोग बड़ी जल्दी माइंड कर जाते हैं। तो ये जो लेवल्स हैं, सिम्टम्स हैं, उनको सिम्टम कैसे बना, सोशल फंक्शनिंग का क्या काम है, और बाकी एस्पेक्ट हमें देखने होंगे। सो इनिशियल सेशंस जो होते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स को हम रिव्यू करते हैं, फिर उनका प्रॉब्लम का नाम भी देना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है इसको, क्या कौन सी बीमारी है। और सिक रोल के बारे में इन्होंने बताया। सिक रोल का मतलब होता है कोई इंसान जब बीमार पड़ जाता है और दुनिया जब उससे उसी तरह से इंटरेक्ट करती है बीमार की तरह, जैसे कि किसी को बीमारी है कोई, तो कोई भी आएगा तो वो ये नहीं बोलेगा हाय हाउ आर यू, बोले और तबीयत कैसी है। तो वो इंसान के दिमाग में ये बैठ जाता है कि मैं तो बीमार हूँ, तो वो एक्टिंग भी फिर बीमार की तरह करता है, चाहे उतना बीमार ना हो, लेकिन सिक रोल प्ले करना शुरू कर देता है। तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जो लोगों के दिमाग में होता है। तो जो लोग बीमार होते हैं, अगर वो खुद को बीमार समझने लगते हैं तो वो ज़्यादा बीमार रहते हैं। सो बीमार नहीं रहना है, वो उन्हें समझाना है कि बीमारी के बारे में सोचना नहीं है। बिहेवियरल थेरेपी के बारे में बात करें तो बिहेवियरल थेरेपी जो है, इसमें हम बिहेवियर पे ध्यान देते हैं कि सामने वाला बिहेव कैसे करता है, और हम बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट वेज से, जो हम दूसरे बुक्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से तरीके होते हैं बिहेवियरल थेरेपी के। कॉग्निटिव थेरेपी होता है सोच बदलना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना। ये बिल्कुल उल्टा है बिहेवियर थेरेपी का। इसमें हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि क्या किस तरह की सोच उसे रखनी है, सो दैट उसके जो इश्यूज़ हैं वो ठीक हो सकते हैं। इंटरपर्सनल थेरेपी होता है जिसमें हम वो किस तरह से लोगों से डील करता है जब डिप्रेशन की वजह से, वो हमें चेक करना है, और किस कॉन्टेक्स्ट में उसका डिप्रेशन हुआ है और कैसे लोग रिएक्ट करते हैं उसकी एक्टिविटी पे, उसके बिहेवियर पे, वो सब हमें नोटिस करना है। और फिर एक्चुअल इंटरपर्सनल बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए वो कंसीडर करके उसके फियर्स, एंग्जाइटीज़, ये सब पता करके उसको डील करना है। साइकोथेरेपी होता है जिसमें हम ट्रीट करते हैं मेंटल इलनेस को काउंसलिंग के थ्रू। ये फ्रूडियन लॉ के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे जो पर्पस होता है साइकोथेरेपी का वो ये है कि कोर कॉज क्या है उसके डिप्रेशन का, क्या पेशेंट के कोई ऐसे लाइफ में ऐसे कुछ गेम ऐसा कुछ हुआ है उसकी लाइफ में जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। और काउंसलिंग जो है उसको कंफर्टेबल फील कराती है, कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, और वो फिर वो बिना डर के सब कुछ बता सकता है, उसके डर, फियर, सब कुछ। साइकोडायनामिक काउंसलिंग की बात करें तो ये थेरेपी जो है ये फ्रूडियन टेक्निक के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पे पूरा का पूरा एम्फेसिस अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड पे होता है। इसमें साइकोडायनामिक में हम एक तो सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में पता करते हैं, और कौन कौन से कॉजेज़ हैं बाकी उसके बारे में पता करते हैं, और फिर उसको कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने में, चाइल्डहुड कोई प्रॉब्लम आई थी, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ आईपीसी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आ सकता है। एल्डरली अगर क्लाइंट है, बहुत बूढ़े हमारे पास क्लाइंट आते हैं, तो उनके साथ जब आईपीटी करते हैं हम सेशंस में, तो वो हमारे सेशन छोटे होने चाहिए क्योंकि उनके अंदर एनर्जी कम होती है, उनका डिपेंडेंसी इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो थेरेपिस्ट को बस उनको ये समझाना है कि उनको टॉलरेंट रहना है। अब हम उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं ला सकते क्योंकि उनकी बहुत उम्र हो गई है, तो बस हमें उन्हें टॉलरेंट कैसे रहना है वो बताना है। HIV पेशेंट की बात करें तो HIV पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उसको प्रॉब्लम ये होती है कि साइकोसोशल स्ट्रेसर्स ज़्यादा होते हैं, लोगों का जो स्टिग्मा होता है डिजीज़ को लेकर, लोग किस तरह से उस पर डाउट करते हैं, कई लोग उसे गे समझते हैं, फैमिली मेम्बर्स अलग हो जाते हैं, तो ये और मेडिकल कंसिक्वेंसेस को कैसे डील करना है वो हमें हैंडल करना है।
एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस जब आते हैं तो इनको सेपरेशन, पेरेंट्स से सेपरेट होना, ये प्रॉब्लम आ सकती है, लव अफेयर्स की प्रॉब्लम आ सकती है, फिर किसी के डेथ की प्रॉब्लम आ सकती है, पीर प्रेशर होता है, सिंगल पेरेंट की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो एडोलेसेंस है, जब हम इनको देखते हैं तो वीकली हम देखते हैं 12 वीक्स तक, एक वीक में सिर्फ एक क्लास लगाते हैं हम, और फिर 4 बारी हम उनको फ़ोन भी करते हैं, 4 हफ्तों तक एक बारी कॉल भी करते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं। सो इस तरह से इनका ट्रीटमेंट होता है। हम पेरेंट्स का भी इंटरव्यू लेते हैं इनिशियल सेशंस में, सो दैट हम बच्चे की हिस्ट्री जान सके और ये पता लगा सके कि पॉसिबल क्या कॉज हो सकता है उसको डिप्रेशन का, और पॉसिबल ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं, क्या मेडिकेशन की भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल थेरेपी फॉर एडोलेसेंट जब हम करते हैं, इंटरपर्सनल थेरेपी में हम डिप्रेशन जो हुआ है उसको, तो उसका रिलेशनशिप कैसा है, बायोलॉजिकल कारण तो नहीं है, उसका जेनेटिक रीज़न तो नहीं है, ये सब हम पता लगाते हैं। और कैसे उसके मूड को ये इंटर रिलेशनशिप अफेक्ट करती हैं वो भी हम पता लगाते हैं। और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या एरियाज हो सकते हैं, जैसे कि हमने 4 एरिया पढ़े थे कि ग्रीफ हो सकता है, लव्ड वन का लॉस, या कॉन्फ्लिक्ट होता है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप में, या कोई न्यू चेंजेस जो रिलेशनशिप में आते हैं उसको अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आती है, या सोशल आइसोलेशन होता है। तो ये वाले फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको डिप्रेशन आया है। तो टाइम के साथ हम उसको सिखाते हैं कैसे अपने मूड को हैंडल करना, आइडेंटिफाई करना, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और अपनी फीलिंग को कैसे वो कम्युनिकेट करें, कैसे रिलेशनशिप को मेंटेन करें, और ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशंस ये सब हम बताते हैं। जो क्लाइंट में सब्सटेंस अब्यूज़ होता है वो कौन से होते हैं, तो हमारे 2 गोल होने चाहिए जो क्लाइंट को हेल्प कर सकता है। एक तो ड्रग को ख़त्म करना, कट डाउन करना या फिर स्टॉप कर देना, और क्लाइंट को हेल्प करना कि दूसरी स्ट्रेटजीज यूज़ करे सो दैट ड्रग की आदत चली ही जाए। और जब जिसको ड्रग की लेने की आदत होती है उसकी रिलैप्स की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कुछ दिनों तक तो बिना ड्रग के रहेगा खुशी खुशी, लेकिन सडनली कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि उसको लगता है ड्रग ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे वो कुछ कर सकता है, अपने आप को ठीक कर सकता है। तो वो थेरेपिस्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, उसको रिमाइंड कराना होगा टाइम टू टाइम कि उसका डिसीजन था ये छोड़ना ड्रग को, अब उसको छोड़ना है। सो ये उसको कंसिस्टेंटली हमें करना होगा। क्लाइंट विद ईटिंग डिसऑर्डर 2 तरह के होते हैं, बुलीमिया है ना, और एनोरेक्सिया। तो ये बुलीमिया एंड एनोरेक्सिया जो है, इसमें एक में पेशेंट कम खाता है और एक में पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है और फिर वॉमिट भी कर देता है खाने के बाद। तो ओवर ईटिंग भी एक तरह का ईटिंग डिसऑर्डर है, तो ओबेसिटी जिसे कहते हैं। तो ये क्यों होते हैं, इनके पीछे फैक्टर हमें जानना होगा। तो फैक्टर्स इंटरपर्सनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, सोशल एंग्जाइटी होता है, सेंसिटिविटी टू कॉन्फ्लिक्ट होता है, रिजेक्शन का डर होता है, और कैसे नेगेटिव इमोशंस को हैंडल करना है वो सब नहीं बन पाता उनसे, या फैमिली में पेरेंट्स के साथ कोई इशू होता है, पेरेंट्स की लड़ाई, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये अवॉइड करने के लिए खाने लगते हैं या भूखे रहने लगते हैं, या फिर वो हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, पीर प्रेशर की वजह से भी ये होते हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा का बात करें तो ये जनरली बच्चों में आता है क्योंकि फैमिली डिसफंक्शन की वजह से या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से आता है। और ये क्लाइंट की जो इंटरपर्सनल फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव अगर हो जाए तो अपने आप ही सिम्टम डिक्रीज होने लगते हैं। और ये जो कैटेगरी है ये 4 कैटेगरीज में लाई करेगा: ग्रीफ, इंटरपर्सनल डिस्प्यूट्स, इंटरपर्सनल डेफिसिट्स एंड रोल ट्रांजिशंस। नाउ सब टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल थेरेपी के बारे में बात करेंगे। एक होता है एक्यूट ट्रीटमेंट और दूसरा होता है मेंटेनेंस ट्रीटमेंट। एक्यूट ट्रीटमेंट जो होता है इसमें ये फर्स्ट प्लान होता है जिसमें हम एक्यूट एपिसोड्स जो डिप्रेशन के होते हैं उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ये जो अप्रोच है ये इसमें हम पर्सन के डिप्रेशन के बीच में घुसते कि क्यों हो रहा है इसको डिप्रेशन। और ये जो ट्रीटमेंट है टिपिकली 2 से लेके 4 महीनों तक होता है और हफ्ते में एक बारी सेशन लगता है। मेंटेनेंस ट्रीटमेंट होता है कि ऑलरेडी डायग्नोसिस हो चुका है, हमने ट्रीटमेंट दे दिया है, अब वो उसको जो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि दोबारा ना हो उसको हैंडल करना है। तो हम एक्यूट ट्रीटमेंट के बाद ही इसको करते हैं जनरली, और ये लॉन्ग टर्म होता है जब मेंटेनेंस ट्रीटमेंट की बात आती है, IPTM बोलते हैं इसको। और प्रिंसिपल यही होता है कि हम उसको प्रिवेंट करें, रिड्यूस करें उसकी फ्रीक्वेंसी डिप्रेसिव एपिसोड्स की। जनरली जिनको क्रॉनिक डिप्रेशन होता है वो ठीक नहीं होता, वो सिर्फ रिड्यूस हो जाता है, तो वो रिड्यूस्ड ही रहे उसका हमें ध्यान देना होता है। ये 2 से 3 साल तक चलता है ये थेरेपी, अगर ये बार बार कंसिस्टेंट डिप्रेशन नहीं है, और ये महीने में एक बार ही सेशन लगता है इसका। इंटरपर्सनल थेरेपी एज अ मेंटेनेंस अप्रोच
इसमें भी इन्होंने वही सेम चीज़ बताई है जो मैंने ऊपर बताई है। तो इन्होंने बताया कि जो क्लाइंट है उसका स्ट्रेस जिस भी चीज़ से होता है उसको हमें अलग करके रखना है। रिस्क लोअर करने के लिए मेंटेनेंस थेरेपी का गोल यही होना चाहिए कि क्लाइंट जो है वो करंट लेवल अपना मेंटेन करके रखे फंक्शनिंग को, उससे वर्स्ट ना होने दे अपनी कंडीशंस। तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस साइकोथेरेपी जो होती है ये रिकमेंड नहीं की जाती बहुत सारे रीजंस के लिए। जब तक कि पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है या फिर उसके साथ मेडिकेशन से उसका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है और मेडिकेशंस के साथ चल रहा है। पर्टिकुलरली ये हेल्पफुल होता है कुछ ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए, या तो अकेले या फिर कॉम्बिनेशन में। जब जैसे कि विमेन होती है वो बेनिफिट कर सकती है इससे। सोशल रिलेशंस जो हैं फीमेल जेंडर रोल्स के लिए, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जब सिम्टम आते हैं तब, या रेप विक्टिम है, इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये अच्छी होती है ट्रीटमेंट। और एंटी डिप्रेसेंट्स जो होते हैं ये तो लेना ही पड़ता है जिनके मेडिकल कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर हो गया, ये लोग जब ये दवाइयाँ नहीं ले पाते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स। बाकी दवाइयाँ तो लेते हैं लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स लेना अच्छा नहीं होता इनके लिए, तब इनको आईपीटी देनी पड़ती है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल्स के बारे में बात करेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें इन्होंने बताया है कि जो इम्पॉर्टेंट स्किल्स काउंसलर के पास होनी चाहिए वो क्या क्या होना चाहिए। एक हेल्दी इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर जाती है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती हैं, इंटीमेसी को इंक्रीज कर देती है और अंडरस्टैंडिंग और जॉय को भी प्रमोट करती है। सो ये क्या क्या होनी चाहिए काउंसलर के अंदर। फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि काउंसलर सुने ज़्यादा, बोले कम। असर्टिवनेस स्किल का मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना और जो राइट्स हैं अपने उसको वायलेट ना होने देना। थर्ड स्किल जो काउंसलर की होनी चाहिए वो होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आएगा ही आएगा। जब आप सामने वाले इंसान के पास तरह तरह के लोगों से हम डील करते हैं और सब एक जैसे तो होते नहीं हैं, सब आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ये नेचुरल चीज़ है, इनएविटेबल है। तो कॉन्फ्लिक्ट को हमें कैसे रिजॉल्व करना है सो दैट क्लाइंट हमारी बात सुने और कैसे रिलेशनशिप मेंटेन होती है वो हम उन्हें सिखा सकते हैं। एंगर मैनेजमेंट, रिकॉग्नाइज करना एंगर कब आता है और वो एक्सप्रेशन कैसे होता है एंगर का। तो गोल होना चाहिए कि एंगर को कम करना है, एंगर को रिकॉग्नाइज करना है और उसका जो रिएक्शन है उसको कैसे चेंज करना है, डिस्प्लेस करना है, और इमरजेंसीज को कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, खुद की हेल्थ को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल तब होती है जब अच्छी रिलेशनशिप हो और स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल कनेक्शंस हो। तो हमें समझना होगा कि मोटिव क्या है हमारी कम्युनिकेशन का, हम बहुत तमीज़ से बात करें, कोई ऑफेंसिव वर्ड ना यूज़ करें, हम बेनिफिट ऑफ डाउट दें, ब्लेम ना करें क्लाइंट को, और क्लाइंट को हेल्प करें सच बताने में। कि क्योंकि जब हम 4 गुना ज़्यादा सुनते हैं एज़ कम्पेयर टू बोलते हैं, तो हम 1 मिनट में 600 वर्ड सुन सकते हैं। हमारी स्पीड होती है सुनने की 1 मिनट में 600 वर्ड, और हम 150 से 200 वर्ड 1 मिनट में बोल सकते हैं। हमारा मेन फोकस जो होता है वो एज अ गुड लिसनर होना चाहिए, इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया हुआ है। हमेशा याद रखिए 80-20 रूल, 80% सुनना है, 20% बोलना है। तो एक्सीलेंट लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। एक्सीलेंट लिसनर कैसे बनते हैं? केयरिंग मोर अबाउट वॉट द स्पीकर इज सेइंग देन योर रेस्पॉन्स। सामने वाला क्या बोल रहा है आप वो सुने, आप अपने रेस्पॉन्स के बारे में ना सोचें। दूसरा, आर्ग्यू ना करें अपने सिर पे, वो सामने वाला कुछ बोल रहा है और आप अंदर ही अंदर उसी की बातों से लड़ रहे हैं कि अच्छा ये ऐसा है तो गलत बोला है, ये क्या वैसा, वो नहीं होना चाहिए। अपना आंसर ना तैयार करने लगे कि आपको अब ये सामने वाला क्लाइंट जब रुकेगा तो मुझे क्या बोलना है, तो मैं सोच लूँ ज़रा क्या बोलना है, ये नहीं करना है आपको। और आप उसकी क्या बोल रहा है, उसका पर्पस क्या है बोलने का, उसको समझने की कोशिश करना है आपको। और जब उन्होंने जो बोल दिया है उसके बाद ही आपको बोलना है, और वो बोलना है जो उसके मुताबिक है, उसके लिए सही है। ये नहीं कि आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको बोलना है, ये नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, दिस वाज IPC. It is almost 48 minutes of video, but I feel it would be helpful to you guys. Thanks for watching my video. Do not forget to subscribe my channel and please do share my videos to rest of the students. Thanks for watching. Take care. Bye bye.